प्यारे बच्चों, शुभाशीष। मैं आज आपके सम्मुख बसंत भाग 3 का तीसरा पाठ बस की यात्रा, जो एक यात्रा वृत्तांत है और व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। इसके लेखक प्रख्यात व्यंग्यकार और हिंदी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर हरिशंकर परसाई जी हैं। इस पाठ के द्वारा यह बताने का प्रयास उन्होंने किया है कि प्राइवेट बसों के मालिक कैसी कैसी खराब बसें, खटारा बसें चलाते हैं। वे अधिकाधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ करने में भी संकोच नहीं करते। कभी कभी देर से पहुंचने के कारण यात्रियों के आवश्यक कार्यों में बाधा पड़ती है और उन्हें बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन बस के मालिकों को यात्रियों की सुविधा की कोई परवाह नहीं है और वे अपनी जेबें भरने में ही अपनी सफलता से संतुष्ट रहते हैं। इन्हीं बातों को इस पाठ में बड़े कुशल अंदाज में बताया गया है। तो आइए चलिए हम देखते हैं पाठ बस की यात्रा। ध्यान दीजिए, हम 5 मित्रों ने यह तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हर समय से 2 सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो सदा उमड़ आई। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए उसमें सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में भी इससे बस को कष्ट होगा। यह बस पूजा के लायक थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस क्या चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम भी देखना चाहते हैं। अपने आप चलेगी? यह हाँ जी। और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बसें अपने आप भी चलती हैं। हमने सोचा। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह अपनी गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे हैं, और उनकी आंखें कह रही थीं, आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है सो जाएगा भी। राजा रंग फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम थे और जो थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल रही पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, तो कभी लगता सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी
के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नदी में पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाकर शीशी से पिलाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 हो गई। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है। प्रकृति के बहुत दृश्य लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पंछी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था और जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कहीं बस उसमें गोता न लगाए। एकाएक बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी, अभी तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता था कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें गिलानी हो रही थी कि बेचारी हमें लाद कर चल रही है या हम इस पर बैठे हुए हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में इसकी अंत्येष्टि हमें करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस थोड़ी आगे बढ़ी। उस चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योत भी चली गई, अर्थात बल्ब फ्यूज हो गया। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती तो एक किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, यह तो अपनी वह ही नहीं है। एक पुलिया के ऊपर पहुँचते ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। ये बहुत दूर जोर से हिल गई, थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नदी में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा कि वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर रखकर उसी बस से सफ़र करते हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना अन्यत्र दुर्लभ है। सोचा कि इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते। तो देवता बाहें पसार कर इसका इंतजार करते और कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया लेकिन टायर नहीं बदला। दूसरा किस्सा टायर लगाकर बस फिर चली। हमने वक्त पर पहुंचने की उम्मीद अब छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद नहीं थी। लग रहा था जिंदगी इसी बस में गुजरेगी और सीधे उस लोक का प्रयाण अब हमें करना पड़ेगा। इस पृथ्वी पर तो कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनी और हम खत्म करके इत्मीनान से बैठ गए और हम बड़े इत्मीनान से घर की ओर बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो ये पाठ था हरिशंकर परसाई का बस की चाल। कठिन शब्दों के अर्थ से आपको हम परिचित कराएं, ये ज़रूरी है। निमित्त, कारण, साधन। गोता, डुबकी लगाना। इत्तिफाक, संयोग। बियाबान, जंगल, उजाड़, खंड। अंत्येष्टि, मृतक कर्म या दाह कर्म। प्रयाण, प्रस्थान। बेताबी, बेचैनी। इस पाठ का सारांश हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया है कि मालिक बस के अपने फायदे के लिए यात्रियों की जान को जोखिम में डालते हैं, उनका समय नष्ट करते हैं, पैसे तो उनसे लेते हैं लेकिन उनके सकुशल यात्रा की या गंतव्य स्थल पर पहुंचने की उन्हें कोई भी चिंता नहीं रहती। इस प्रकार इस पाठ के माध्यम से हरिशंकर परसाई ने रोडवेज बस निगम की खिंचाई की है और यात्रियों की चिंता की ओर लेखक ने पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया है। धन्यवाद।